अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स जो कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या जहाँ भी मौजूद हैं, खैरियत से हैं, खुश हैं और उनकी ज़िंदगी बेहतर गुजर रही है। अल्लाह ताला मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स को, ख़ास तौर पे बिलाल साहब को, हम सबको, हमारी फैमिलीज़ को सेहत दे, ज़िंदगी दे और हम सब की जो भी मुश्किलात हैं उनको ख़त्म फरमाए और हमारे लिए हमारे कामों में आसानियाँ फरमाए। अगर आप में से किसी ने भी अब तक इस ऑडियो को, वीडियो को लाइक नहीं किया तो मुझे सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले इसको लाइक कर दें। गाइस, अक्सर ऐसा होता है कि मैं आपके साथ पंजाब के बारे में या ख़ास तौर पे पंजाब के गाँव के बारे में कहानियाँ शेयर किया करता हूँ। आज की ये जो कहानी है एक ऐसी ही कहानी है और ये इंडिया पंजाब से हमारी एक सब्सक्राइबर है मिस सादिया। ये उन्होंने शेयर की है और ये बताती है ये उस दौर की कहानी है जब 1978-79 चल रहा था और मैं महज 12 या 13 साल की थी और मेरे अब्बा गांव में यानी कि एक गांव से दूसरे गांव में या शहर में जा जा के गुड़ या रेवड़ियाँ इस तरह की चीज़ें फ़रोख्त किया करते थे। बेसिकली इनका एक छोटा सा काम था। ज़ाहिर सी बात है, गुर्बत थी, परेशानी थी, हालात अच्छे नहीं थे, तो वो गुज़रो औकात के लिए या घर के ख़र्चे के लिए इस तरह की चीज़ों को फ़रोख्त करके घर का ख़र्चा चलाया करते थे। ज़ाहिर सी बात है, जब आप ठेले वाले के तौर पे या इस तरह का कोई काम किया करते हैं तो आपको पता नहीं होता कि आपका दिन कहाँ पे होगा, शाम कहाँ पे होगी और आप रात में वापस कब घर पहुँचेंगे। वैसे आम तौर पे मेरे वालिद कोशिश किया करते थे कि जो हमारा गांव है उसके साथ वाले गांव में या अतराफ़ के गांव में ही सप्लाई के लिए या माल बेचने जाया करें। लेकिन कभी कभी क्योंकि शहर के अंदर मेला लगता तो मेरे अब्बू मेले की वजह से अक्सर वहाँ पे जाते और ज़ाहिर सी बात है, जब वहाँ जाते तो आते आते रात के कभी 9, कभी 10, कभी 11 बज जाया करते थे। लाइट्स वगैरह का इंतज़ाम मौजूद नहीं था। ये जो दरमियान का रास्ता था यानी एक गांव या शहर से हमारे गांव का जो भी रास्ता था ये मुकम्मल तौर पे वीरान रास्ता था। रास्ते में कुछ खेत, दरख्त वगैरह मौजूद थे और अक्सर इस तरह के सुनसान खेतों के बारे में या इस तरह के एरिया के बारे में बहुत सारे किस्से, बहुत सारी कहानियाँ हम सुना करते थे। तो ऐसी ही एक सर्द रात थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे अब्बू रात के 9, साढ़े 9 होने के बावजूद घर नहीं आए थे। ज़ाहिर सी बात है, मेरी अम्मी, इवन कि मैं, मेरी दादी अब्बा के आने का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ अब्बू बताते हैं कि जब मैं उस मेले से या उस जगह से निकला तो निकलते निकलते रात के तकरीबन साढ़े 9, 10 बजे का टाइम हो चुका था। अब क्योंकि रास्ते के बारे में इनको सारी मालूमात थी तो इनको पता था कौन सा रास्ता शॉर्ट तरीन रास्ता है और किस रास्ते से जब ये गुजरेंगे तो खैरियत से जल्द अज जल्द घर पहुंच पाएंगे। अब बताते हैं कि मैं खेतों के दरमियान से होता हुआ आगे बढ़ रहा था और आगे बढ़ते बढ़ते मुझे एकदम से ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मुझे फॉलो करना शुरू कर दिया है। शुरू में ये महज एहसास था, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था मुझे यकीन हो चला था यह एहसास नहीं है बल्कि हकीकत है और वाकई में कोई ऐसा था जो मुसलसल मुझे फॉलो कर रहा था। अजीब बात यह थी कि उसके चलने की, कदम रखने की आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी। लेकिन जब मैं कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद पलट के पीछे देखता तो पीछे कोई भी दिखाई नहीं देता। बात यहाँ तक तो ठीक थी, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते जब किसी ने बाकायदा श इस तरह करके या फिर मेरा नाम लेके मुझे पुकारना शुरू किया तो अब मुझे अजीब बेचैनी सी महसूस होने लगी। ये एक ज़नाना आवाज़ थी और ऐसा लग रहा था ये जो आवाज़ है ये मैंने सुनी हुई है या फिर ये बड़ी जानी पहचानी सी आवाज़ थी। लेकिन ये किसकी आवाज़ थी, कौन मुझे इतनी रात में फॉलो करके तंग कर रहा था, ये अब तक मुझे मालूम नहीं था।
खैर चलते चलते एकदम से जब मैंने पीछे पलट के देखा, यानी उस वक्त देखा जब मुझे किसी ने आवाज़ नहीं दी थी, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे बिल्कुल 6 या 7 फीट के पीछे एक औरत अपने चेहरे पे घूंघट डाले हुए मुसलसल मेरे पीछे चलती चली आ रही है। अजीब बात ये थी कि ये वैसे ही औरत थी जैसे कि गांव की औरतें कॉस्ट्यूम वगैरह कपड़े पहना करती हैं, वैसे ही उसका हुलिया था। और उसी तरह से इस औरत ने अपने चेहरे को ढांप रखा था जैसे कि गांव के अंदर ढांपा जाता है। लेकिन अजीब बात ये थी कि अब जबकि मैंने पीछे पलट के एकदम से देख ही लिया था, तो मैंने देखा कि वो जो औरत थी जैसे जैसे ज़मीन के ऊपर कदम रख रही थी, वैसे वैसे मेरे कानों में पायल या घुंघरू की आवाज़ न सिर्फ सुनाई दे रही थी, बल्कि वाज़े तौर पे इस आवाज़ को मैं महसूस कर रहा था। खैर इत्तफाक से मैंने कुछ मज़ीद आगे चलने के बाद जब दोबारा से पलट के पीछे देखा, तो हैरान कुन तौर पे ये वही औरत जो कि अभी महज नॉर्मल औरत दिखाई दे रही थी। ऐसा लगा जैसे उसका कद 8 या 9 फीट की औरत में तब्दील हो चुका है। और अजीब बात ये थी कि अब की बार जब मैंने पलट के पीछे की तरफ देखा, तो अब की बार देखने पे मुझे उस औरत का चेहरा अपने सामने दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके चेहरे को जलाया गया हो या उसको जलाने के बाद ऐसे ही छोड़ दिया गया हो। और उसके चेहरे पे जो आंखें मौजूद थीं, ऐसा लग रहा था आंखें मौजूद ही नहीं हैं, बल्कि आंखों की जगह पे 2 सुराख थे जो मुझे दूर से वाज़े दिखाई दे रहे थे। खैर हमने अपने बुज़ुर्गों से, अपने बड़ों से इस एरिए, इस रोड, इस गांव के बारे में बहुत सारी बातें सुन रखी थीं, तो हमें अंदाज़ा था यकीनन ये एक गैर मरई मखलूक है। और ये जो भी मखलूक है ये सरासर मुझे डरा के यहाँ से भगाना चाहती है। अब जाहिर सी बात है उस दौर के लोग थे, अगर ये उस वक्त डर जाते या रिस्पॉन्स करते या भागना शुरू कर देते, तो नेक्स्ट टाइम जब यहाँ से इनका गुज़र होता ये मखलूक दोबारा से इनको डराती। खैर मेरे अब्बू ने अपने तौर पे अपने आसाब पे काबू रखा और उन्होंने बाकायदा उस औरत को झंझोड़ के कहा कि मैं एक मुसलमान हूँ, अगर तू मेरे मज़ीद करीब आएगी तो मैं तुझे जला के राख कर दूंगा। अब उन्होंने ये जो कुछ कहा था, ये क्यों कर कहा था, इसके पीछे क्या वजह थी, ये हमें मालूम नहीं था। कहा जाता है, बल्कि अम्मी बताया करती थीं कि जो हमारी अम्मी के ससुर थे, यानी जो हमारे दादा थे, उनके पास भी कुछ इस तरह की करामात मौजूद थीं। ऐसी चीज़ें या ऐसा इल्म उनको आया करता था कि जिस इल्म की मदद से इस तरह के मखलूक़ात को काबू किया जा सके या उनको जला के भस्म किया जा सके। और ऐसा ही था कि मेरे अब्बू ने जब इस तरह से उस मखलूक को कहा, तो वो एकदम से ना सिर्फ रुकी, बल्कि ऐसा लगा पलट के वापस उसने उसी सिमत में बढ़ना शुरू कर दिया है जहाँ से अभी वो मेरे अब्बू को फॉलो कर रही थी। अच्छा गाइस, उम्मीद करता हूँ ये जो पहली स्टोरी थी, ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब हम चलते हैं आज की दूसरी बहुत ही खौफनाक कहानी की तरफ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अब तक इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा। 1980 में जबकि रोड कच्चे पक्के हुआ करते थे, उस दौर में मैं ट्रक चलाया करता था। वैसे तो मैंने तकरीबन 35 से 40 साल तक ट्रक को मुख्तलिफ़ शहरों में, मुख्तलिफ़ सूबों में न सिर्फ चलाया था, बल्कि बड़ी बड़ी कंपनीज़ में, बड़े बड़े इदारों में सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मुझसे रब्ता किया जाता था। ये जो ट्रक चलाने का टाइम था, या जितने अरसे मैंने ट्रक ड्राइविंग की थी, तो इस दौरानिए में बहुत सारे इस तरह के वाक़यात थे, बल्कि आप कह सकते हैं कि कुछ इस तरह की यादें थीं जो आज तक मेरे जहन से नहीं निकल सकी। उन वाक़यात में कुछ वाक़यात इस तरह के हैं जो बहुत ही पुरस्रार हैं।
जैसे कि एक वाकया जो कि 1985 में मेरे साथ पेश आया था, जब मैं सामान को लेके कराची से लाहौर के लिए रवाना हुआ था। अब के दौर में जब भी आप हाईवे जाते हैं या इस तरह के रोड पे सफ़र किया करते हैं, तो ना सिर्फ ये जो सफ़र है इसमें तेज़ी आ चुकी है, बल्कि अब आप बहुत कम वक्त में या कुछ घंटों में एक शहर से दूसरे शहर बआसानी पहुंच सकते हैं। लेकिन ये जो 1980 का दौर था, उस दौर में जो हाईवेज थे वो इतने ज़्यादा पुख्ता नहीं थे। कहीं कहीं पक्के रोड थे, जबकि बहुत सारे एरिया इस तरह का हुआ करता था जहाँ पे जो रोड्स हैं वो कच्चे हुआ करते थे। जब भी मैं लॉन्ग रूट पे सामान की मुंतकली के लिए निकला करता था, तो मैं अपने साथ बैकअप पे अपने किसी दोस्त को या एक ड्राइवर को ज़रूर रखा करता था। और उसकी वजह सिर्फ इतनी सी थी कि कभी कभी जब आप ड्राइव करते करते थक जाया करते हैं, तो आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप कुछ देर के लिए रेस्ट करें। खैर, ये जो सफ़र था, जो कि बड़ा भयानक सफ़र था, इस सफ़र पे जब हम लोग रवाना हुए और जैसे ही हम लोगों ने हैदराबाद को क्रॉस किया, तो रात के तकरीबन 9:30-10 बजे का टाइम था। जो लोग हैदराबाद में रहा करते हैं या इसकी तारीख़ से वाकिफ़ हैं, तो उन लोगों को पता होगा कि गए वक्तों में, यानी अब से तकरीबन 40 या 50 साल पहले, बहुत सारी इस तरह की सरकारी जगहें थीं, बहुत सारे इस तरह के अस्पताल थे जो कि गुज़रते वक्त के साथ साथ न सिर्फ बंद कर दिए गए, बल्कि कुछ जगहों को तोड़ने के बाद दोबारा से तामीर कर दिया गया। वैसे ही एक जेल थी जो कि हैदराबाद से तकरीबन 200 से 300 किलोमीटर के फासले पे मौजूद थी, और कहा जाता है कि प्री पार्टीशन दौर में, यानी कि तकसीम से कबल, इस जेल को अंग्रेज़ इस्तेमाल किया करते थे। बज़ाहिर देखने में ये 2 या 3 कमरों पे मुश्तमिल जेल थी, लेकिन इसके अंदर कुछ इस तरह की वीरानियत थी या इसको देखने के बाद कुछ इस तरह का खौफ आप पे तारी हो जाया करता था कि कुछ देर तक आप इसको देखने के बाद सख्ती की सी हालत में रहा करते थे। बहरहाल, रात के उस पहर में जैसे ही हमारा ट्रक उस जेल के करीब पहुंचा, तो बज़ाहिर दूर से देखने पे ऐसा लग रहा था जैसे इस जेल की छत पे कोई ना कोई मौजूद है या कुछ लोग हैं जो खड़े हुए हैं। हालांकि हमने अपने बड़ों से ये गए वक्तों में और लोगों से सुन रखा था कि ये जो जेल है, इस जेल को पार्टीशन से पहले जेल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था, और जब पार्टीशन हो चुका था तो उसके बाद ये जो जेल था ये मुकम्मल तौर पे बंद था। अब जैसे ही हम लोगों की नज़र उस जेल की छत पे पड़ी और हम लोगों को लगा कि बहुत सारे लोग हैं जो ना सिर्फ जेल की छत पे खड़े हुए हैं, बल्कि हमारी तरफ इशारा करके मदद मांगना चाहते हैं। अब रात का पहर था, हल्की हल्की सी रोशनी मौजूद थी, बस इतना पता चल रहा था कि इस जेल की छत पे कुछ लोग मौजूद हैं। खैर, आहिस्ता आहिस्ता करके जैसे ही हम उस जेल के सामने पहुँचे, तो हमने आहिस्ता आहिस्ता करके जो हमारा ट्रक था उसको ना सिर्फ रोक दिया, बल्कि रोकने के बाद मैं और मेरा दोस्त ट्रक से ना सिर्फ बाहर निकले, बल्कि हम लोग उस जेल की तरफ बढ़ने लगे। हम लोग चाहते थे कि हम जाके देखें आखिर क्या मसला है और ये कौन लोग हैं जो जेल की छत पे मौजूद हैं। बहरहाल, जैसे ही हम लोग ट्रक से उतरे और उतर के जेल की तरफ बढ़ने लगे, तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे ये जो मंज़र था मुकम्मल तौर पे तब्दील हो चुका था। अभी कुछ देर पहले हमें लग रहा था जैसे जेल की छत पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं और वो हाथों के इशारे से हमें मुखातिब करने की या हमारी मदद मांगने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखते ही देखते ये जितने भी लोग थे या जो कुछ हमें नज़र आ रहा था, वो एकदम से न सिर्फ गायब हो चुका था, बल्कि अब ऐसा लग रहा था जैसे उस जेल की छत पे कोई भी मौजूद नहीं है। अब जैसे ही जेल की छत के ऊपर से ये जितने भी लोग थे एकदम से गायब हुए, तो मेरे साथ जो मेरा दूसरा ड्राइवर मौजूद था वो भी मुझे अजीब निगाहों से देखने लगा।
अब हम लोगों की समझ नहीं आ रहा था कि मज़ीद आगे बढ़ें या वापस से ट्रक के अंदर बैठें और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाएं। किसी दौरानिए में ऐसा लगा जैसे किसी औरत ने ना सिर्फ मेरा नाम पुकारा है, बल्कि मेरा नाम पुकारने के बाद मुझसे पूछा है कि तुम कैसे हो। अब इस वीराने में, इस सुनसान हाईवे पे, इस अबंडन जेल के सामने एकदम से किसी की लड़की की आवाज़ में मेरा नाम सुनाई देना और मुझसे मेरे हाल के बारे में पूछना, ये जो कुछ मैंने सुना था ये मेरी समझ से बाहर था। बहरहाल जैसे ही मैंने पलट के देखा तो मैंने देखा कि एक बड़ी ही खूबसूरत लड़की है जो कि जेल के सामने यानी हमारे ट्रक के पीछे की तरफ ना सिर्फ खड़ी हुई है बल्कि हमारी तरफ कुछ इस तरह से देख रही है जैसे कि वो हमारी मदद की मुंतज़िर थी। जैसे ही मैंने उस लड़की की तरफ देखा तो उससे पहले कि मैं उससे उसके बारे में पूछता, उस लड़की ने मुझसे एकदम से कहा कि अगर आप बुरा ना माने, मुझे थोड़ा आगे तक जाना है, कि आप मुझे अपने ट्रक में आगे तक छोड़ सकते हैं। अब इतनी रात में इस वीरान रास्ते पे इतनी खूबसूरत लड़की का मौजूद होना, और ना सिर्फ मौजूद होना बल्कि उसका हमसे मदद मांगना, तो उसको इनकार करने की कोई भी गुंजाइश मौजूद नहीं थी। जैसे ही उस लड़की ने हमसे या ख़ास तौर पे मुझसे मदद मांगी और मेरा नाम लिया तो मैंने फ़ौरन से उसको आगे तक छोड़ने की हामी भर ली। हालांकि सोचने वाली बात ये थी, ये लड़की जिसको मैं नहीं जानता था या जिससे मेरी कभी भी इससे पहले मुलाकात नहीं हुई थी, वो बिला आखिर मेरा नाम कैसे जानती थी। मैंने उसको कहा कि ठीक है, आपको जहाँ भी जाना है आप ट्रक में चल के बैठ जाएं, हम लोग इस तरफ जाएंगे, अगर आपको रास्ते में कहीं उतरना है तो हम आपको वहाँ तक ड्रॉप कर सकते हैं। अब ये सुनते ही वो जो लड़की थी उसने आहिस्ता आहिस्ता करके ट्रक के दरवाजे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे पायल की या घुंघरूओं की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस लड़की ने अपने पैरों में पायल या घुंघरू पहन रखे हैं। अब क्योंकि हल्की हल्की सी रोशनी मौजूद थी और इतना ज़्यादा वाज़े कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, तो जब तक कि हमने उसके पाँव में पायल या घुंघरूओं की आवाज़ नहीं सुनी थी तब तक हम लोगों ने उसके पाँव के ऊपर गौर नहीं किया था। लेकिन जैसे ही हमने पायल की या घुंघरू की आवाज़ सुनी तो एकदम से जो मेरी नज़र थी वो उस लड़की के पाँव की तरफ पड़ी। अब जैसे ही मेरी नज़र उस लड़की के पाँव की तरफ पड़ी तो मुझे ऐसा लगा कि उसके जो पाँव हैं वो नॉर्मल इंसानों की तरह बिल्कुल भी नहीं है। कुछ अजीब से टेढ़े से उसके पाँव थे। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जो उंगलियां हैं वो शायद पीछे की तरफ हैं, जबकि उसकी जो एड़ी है वो आगे की तरफ है। अब मुझे ऐसा लगा कि शायद ये मेरा वहम है, लेकिन जब मैंने अगले लम्हे अपने दोस्त की तरफ देखा तो जो मेरा दोस्त था या जो मेरे साथ ड्राइवर मौजूद था उसकी भी निगाहें मुसलसल उस औरत के पैरों की तरफ थीं। अब आंखों ही आंखों में हम एक दूसरे को समझा चुके थे ये जो लड़की हमारे सामने मौजूद है, जो कि बज़ाहिर देखने से बड़ी ही हसीन और जमील नज़र आती है, ये यकीनन कोई लड़की नहीं है बल्कि ये एक चुड़ैल है या फिर एक पिछल पैरी है। अब जैसे ही हम दोनों को इस बात का यकीन हो चुका तो हम दोनों ने एकदम से दौड़ना शुरू किया, और जैसे तैसे दौड़ते दौड़ते न सिर्फ ट्रक के अंदर सवार हुए बल्कि फ़ौरन से ट्रक को चलाना शुरू कर दिया। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक, या आप ये भी कह सकते हैं कि 30 या 40 किलोमीटर तक, न सिर्फ मुझे बल्कि मेरे दोस्त को भी यही महसूस हो रहा था कि जैसे वो जो चुड़ैल है या जो भी पिछल पैरी है वो मुसलसल न सिर्फ हमें फॉलो कर रही है बल्कि मुसलसल बार बार हम दोनों का बारी बारी नाम पुकार रही है। अल्लाह का शुक्र है कि जब हम अपनी मंजिल तक पहुँचे तो वहाँ पे पहुँचने के बाद हमने थोड़ा सा सुकून का सांस लिया,
इसके साथ साथ उस मंजिल के करीब जो भी मस्जिद मौजूद थी, तो हम लोगों ने वहाँ पे एक जमात के साथ नमाज भी पढ़ी। और नमाज पढ़ने के बाद जब हमारी मुलाकात वहाँ के इमाम साहब से हुई, तो उनको हमने सारा का सारा वाक़या बयान किया। इमाम साहब ने ना सिर्फ हम दोनों पे दम दुरूद किया, बल्कि उनके हिसाब के मुताबिक हम लोग का राब्ता या वास्ता जिस मखलूक से पड़ा था, उसको वाकई में पिछल पैरी कहा जाता है।